एक तो ये था कि भाई जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों होता है। जैसे आप मुझे बताइए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो मास इसका 35.5 कैसे होता है। एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के बराबर होता है 17, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके मास नंबर के बराबर होता है, ये आपको पता है ना, मास नंबर के बराबर होता। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है, n + 17 = 35.5। तो न्यूट्रॉन हो गया, माइनस करके देखो, ये हो गया 18.5। अब बड़ा बताओ, पॉइंट का मतलब आधा। न्यूट्रॉन कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये है सेंस। आपने कभी सुना है 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन? कभी सुना है आधा न्यूट्रॉन, पौवा न्यूट्रॉन, पौना न्यूट्रॉन? सेंस समझो। क्वेश्चन क्या है कि भाई क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों होता है मास नंबर, जबकि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आप बताओ, न्यूट्रॉन जो भी होगा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। प्रोटॉन जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4। जब दोनों नेचुरल नंबर है तो इसका सम मास नंबर जो कि 35.5 है, इसका सम जो है वो फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो आखिर कैसे आ रहा है? इसका रीज़न है आइसोटॉप्स। किसी का मास नंबर का फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है आइसोटॉप्स। अब जरा देखो, नेचर में क्लोरीन जो है ना वो 2 फॉर्म में रहता है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं नेचर में। क्लोरीन के ऐसे 2 आइसोटॉप्स होते हैं, देखो, एक तो 17 35 और एक 17 और ये 37। ये 2 आइसोटॉप्स होते हैं और इनका जो रेशियो होता है ना वो 3:1 होता है। अगर मान लो कि मैंने ये सैंपल उठाया क्लोरीन का, ये मान लो क्लोरीन का सैंपल है, तो इसमें 35 वाला 3 पार्ट है और 37 वाला 1 पार्ट है। अब आपके हाथ में जो इसका वजन आएगा ना, ये दोनों का एवरेज होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, दोनों का एवरेज। तो हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज मास कितना हो गया फिर? एवरेज मास इक्वल टू, आप देखिए 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस वाले को। अब मास की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। 35 वाला कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, तो 3 से। और 37 वाला कितना पार्ट है? 1 पार्ट, तो 1। और आप टोटल, इसको बोलते हैं वेटेज एवरेज। कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, वेटेज एवरेज। टोटल 3 + 1। इसको तुम देखो, ये हो गया 105, 35 3 ज़ा, और ये मल्टीप्लाई करके देखो 37/4। ये ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा? 142/4। इसको सॉल्व करके देखो 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। इसी वजह से फ्रैक्शन में आ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, खुद सोचो और सुनो। जैसे सोडियम है, इसका होता है 11 23। एक सोडियम ऐसा होता है जिसका 11 होता है और ये 24 होता है, मान लो। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो सोडियम है ना 80% होता और ये वाला सोडियम 20% होता एटमॉस्फेयर में। मान लो मैंने कोई मेटल उठाया, मान लो ये वाला मेटल उठाया सोडियम का, इसमें दोनों तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम, एक का मास 23 है, एक का मास 24 है। जिसका मास 23 है वो 80% है, जिसका मास 24 है वो 20% है। तो बताइए इसका कंबाइंड मास, या तुम्हारे पास जो सोडियम का सैंपल है उसका मास कितना होगा, कंबाइंड मास। तो एवरेज मास पूछ रहा है, इसको बोलते हैं वेटेज एवरेज, एवरेज मास, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों है। जो 23 मास वाला है ना वो 80% है, देखो वो 80% है, और जो 24 मास वाला है ना वो 20% है। 80 + 20 100 हो गया, है ना। कितना कितना भाग है? 80 भाग, 20 भाग, दोनों को ऐड करते हो तो इनको आप देखिए तो 8 × 24 हो गया जी, 8 × 16, ये ऐसा हो गया, और ये 480 हो गया, और ये 100 हो गया। तो 0 12 ये और 2/100।
तो ज़रा बताइए सोडियम का मास कितना हो जाएगा 23.2। ज़रा अजीब बात है, मास नंबर किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। तो यहाँ पे मास नंबर क्या शो कर रहा कि 23.2 होगा, है ना। हकीकत में ना तो ये पॉइंट में होता ना तो ये पॉइंट में होता, फिर भी ये पॉइंट में कैसे आ गया? तो उसका रीज़न क्या है? आइसोटॉप्स। उसका रीज़न क्या है? आइसोटॉप्स, ये रीज़न है। मास रहेगा, अब पूछेगा रेशियो क्या है। अच्छा चलो आपका क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले एक और देख लो, ज़रा ध्यान से देखो। जैसे एक क्वेश्चन है, अभी बताता हूँ, है ना। एक देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि मास ऑफ क्लोरीन गैस इज 35.5। इट contains two isotopes of chlorine in which two isotopes of chlorine which are chlorine 35 and chlorine 37. Find their ratio in the sample. Find their ratio in chlorine gas. क्वेश्चन समझाता हूँ कि आपने क्लोरीन गैस लिया, उसमें दो तरह का क्लोरीन है, एक तो 35 वाला और एक 37 वाला, दो तरह का क्लोरीन है। इनका जो कंबाइंड मास है ना, एवरेज मास, वो कितना है? 35.5 है। तो इसका रेशियो कितना है? ये कितना भाग, ये कितना भाग, ये है क्वेश्चन। रेशियो क्या है आखिर? कितना भाग ये, कितना भाग ये है, इनका रेशियो क्या है? इनका जो कंबाइंड मास है ना, वो कितना हो गया? 35.5 हो गया। तो लेट करो क्लोरीन 35 इक्वल टू ए पार्ट, ये मैंने लेट किया। जो क्लोरीन 35 है ना, वो कितना भाग है? ए भाग। वाइल जबकि क्लोरीन 37 इक्वल टू बी पार्ट। तो रेशियो क्या हो गया? A/P। तो अब मुझे ए और बी निकालना है। अगला देखिए, ए पार्ट और बी पार्ट। एवरेज मास इनका कितना दे रखा? क्लोरीन का मास कितना दे रखा भाई? 35.5, तुम देख रहे हो ना। तो ये मास कैसे निकाला? तो जाहिर है जो 35 वाला है ना, 35 वाला है, वो कितना पार्ट है? ए पार्ट। और जो 37 वाला है ना, 37 वाला वो कितना पार्ट है? बी पार्ट। और हमेशा किससे डिवाइड करते हो मास निकालने के लिए? टोटल से डिवाइड करते हो। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 35A प्लस 37B क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये देखो तो A से मल्टीप्लाई करो, 35.5A है ना, और फिर B से मल्टीप्लाई करो 35.5B। अगला बताइए तो A को मैं, ये यहाँ पे A कम है, यहाँ पे ज़्यादा, A को मैं उधर लेकर जाता हूँ, B को इधर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे B के साथ क्या है? 37B माइनस यहाँ पे B के साथ क्या है? 35.5B। यही है ना, ये B है, जरा ध्यान से सुनना, ये मैंने B लिखा। ये इधर A के साथ क्या है? 35.5A, समझ रहे हो। और इधर A के साथ क्या है? माइनस 35A। दिख रहा सबको? माइनस 35A। समझ में आ रहा भाई? 37 में से 35.5 लेस करो, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। 37 में से 35.5 लेस कीजिए तो ये आ जाएगा 1.5। ये B था। 35.5 में से 35 लेस करो तो ये हो जाएगा 0.5A। तो 1.5 अपॉन 0.5 इक्वल टू A/B। इसको सॉल्व करके देखो, ये 3/1 A/B। तो बताओ, देखो साफ देखो कि रेशियो क्या हो गया? 3:1। समझ में आ गया या फिर से बताओ? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज करता हूँ। लिखो, बल्कि लिखोगे, मैं यही लिख देता हूँ। समझिए, देखो
in a sample of nitrogen which contains नाइट्रोजन 14 एंड बल्कि कार्बन ले लेता हूँ, चलो C12 एंड C14 है ना। मास ऑफ द सैंपल इज 12.5, फाइंड परसेंटेज ऑफ C12। क्वेश्चन समझ लो, है ना। एक सैंपल में दो तरह का कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सारी दुनिया जानती है, देख लो। मास नंबर ऐसा है, या तो 12 या तो 14, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मास कितना है 12.5। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है ना तो समझ जाओ कि हर हाल में आइसोटॉप्स है, और वो है भी, तुमको दिख भी रहा। तो बताओ अगर ये है तो कितना परसेंट C12 है। तो लेट करो, जिसके बारे में पूछ रहा है, लेट परसेंटेज ऑफ C12 इक्वल टू, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो C12, तुम ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू X% लिख सकते हो। तो दो ही तो है, या तो कार्बन 12 या तो कार्बन 14। तो परसेंटेज ऑफ, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ C14 कितना हो जाएगा बताओ मुझे भाई। मान लो एक 30% है तो दूसरा क्या हो जाएगा 70% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 100 माइनस एक्स नहीं होगा, बताओ दूसरा वाला क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अगर एक 80% है तो दूसरा 20% है, इसमें क्या पूछना। अब एवरेज का फॉर्मूला लगा तो एवरेज मास का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मास। अच्छा वो एवरेज मास कितना दिया हुआ है 12.5 दे रखा है। एवरेज मास कितना दे रखा है 12.5। एवरेज मास का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो 12 भाग इसका मास 12 है, कितना परसेंट लिया तुमने X%, और जिसका मास 14 था वो कितना लिया तुमने 100 माइनस एक्स, और टोटल यहाँ पे X% एंड 100 माइनस X%। परसेंटेज में तो 100 ही बचेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 12.5 के इक्वल हो जाएगा। अब आप x कैंसिल करके देखो, ये देखो 12x और माइनस 40, मुझे ना ऐसा दिख रहा, एक तो हो गया 1400 हो गया, और माइनस 14 और 12 तो माइनस 2x इक्वल टू ये हो गया 12,500, ऐसा दिख रहा मुझे। तो 100 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 1250 दिख रहा है ना। तो लेस करके देखो, ये हो गया 150 इक्वल टू 2x हो गया, तो यहाँ से x आ गया 75%। इसका मतलब C12 75% है। ऐसे क्वेश्चन। और क्या पूछ रहे हो न्यूट्रॉन, वहाँ पर क्वेश्चन होगा कि आपका मास का 12.5 दिया हुआ है, फाइंड न्यूट्रॉन। 4.5 में न्यूट्रॉन कैसे, क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो, है ना। न्यूट्रॉन क्वेश्चन दिखाओ, वो गलत पूछ रहे हो, क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। ऐसा दिख जाए तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है ना। अभी रहने दो, अभी अब ये देखिए, अब आपको बता रहा हूँ एक टर्म आएगा इलेक्ट्रो, हालांकि कहीं दिखा नहीं मुझे नए वाले बुक में, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको पूछ लेना मेरे से, मतलब मुझे दिखा देना, ठीक है। अभी फिर वही दिखा देना मुझे। अभी आप यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी, इसको देखो। ये क्या होता है आपको पता है, जो मेटल्स होता है ना, मेटल्स किसको कहते हो, जैसे सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, और और ये चलो एल्युमिनियम का 13 होता है। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 283। ये तीनों लूज़ करेगा, ये एक लूज़ करेगा, एक ये दो लूज़ करेगा, ये 3, है ना। और ये नॉन मेटल का क्या होता है, नॉन मेटल का जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूँ, सल्फर लेता हूँ, क्लोरीन लेता हूँ, इसका 16 होता है, इसका 17 होता है। ये क्या हो जाएगा 286, और ये क्या हो जाएगा 287। ये तीनों क्या करेगा, इनकी टेंडेंसी क्या होती है लूज़ करने की। यहाँ पे क्या करेगा ये लूज़, और ये यहाँ पे ये क्या करेगा गेन। कितना गेन करेगा, ये 2 गेन करेगा, और ये 1। तो जरा ध्यान से सुनना। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है ना,
बॉन्डिंग बिटवीन या कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। मेटल का मतलब है ना, देखो एक लूज करेगा और एक गेन करेगा, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन occurred between metals and non-metals, metals and non-metals, है ना, formed electrovalent compound। आप ना समझ जाओ होता क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, जब कोई लूज करता है और जब कोई गेन करता है तो इनके बीच जो वैलेंट होता है, इनके बीच जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो आप एक टर्म को समझ जाइए, इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब ऐसा वैलेंसी जो एक लूज करके आता और एक गेन करके आता। एक जो लूज करेगा वो उसको देगा जो गेन करना चाहता है, और एक होता है कोवैलेंसी, मतलब एक जैसा। कोवैलेंसी का मतलब एक जैसा है ना ये, और एक जैसा जब होता है ना तो वो शेयरिंग, उसको बोलते हैं शेयरिंग, एक जैसा। को का मतलब एक जैसा, तो शेयरिंग होता फिर, और कुछ नहीं होता, शेयरिंग होता। और इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब एक प्लस एक लूज करेगा, तो लूज करेगा प्लस माइनस रहने देता हूँ, हालांकि गेन वाले को माइनस कहते हैं और लूज वाले को प्लस करते हैं इलेक्ट्रॉन के सेंस में, और उस पर मैं आना नहीं चाहता। तो लूज और गेन करके जो वैलेंसी होता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रख लेना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो लूज होगा ना तो गेन होगा, तो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलोगे, कोवैलेंसी, है ना, कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी लूज और गेन इसके थ्रू होता, और कोवैलेंसी में नाइदर लूज नॉर गेन, ना तो लूज होगा ना तो गेन होगा, तो क्या होगा फिर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा फिर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कभी 1 मार्क का क्वेश्चन टेस्ट लूंगा तो ये याद रखना, नए वाले इससे हट गया। इसके बाद आता रेडियो एक्टिव, ये भी हट गया। पर रेडियो एक्टिव क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, रेडियो एक्टिव है ना, ऐसा कंपाउंड जिसका अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ना, वो रेडियो एक्टिव होता है। जैसे आप देखना सोडियम का 11 और 23, सोडियम का 11 और 24, ये आइसोटॉप्स होता ना, ये होता रेडियो एक्टिव। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव, है ना। तो रेडियो एक्टिव किसको कहते हो, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो क्या होता है, यहाँ से रे निकलता रहता है ना, न्यूक्लियस से एनर्जी। अनस्टेबल होता है ना तो अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन होता रहता है, तो यहाँ से एनर्जी निकलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ रेज। और रेज कौन सा, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ऐसे सुन लो खाली तुम, है ना। तो ये यूरेनियम देखो, यूरेनियम 92-238 एटम बम में यूज होता है, है ना। ये इतना अनस्टेबल है ना कि इसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टकराता रहता है, टूटता रहता है, तो वहाँ से जो एनर्जी होता है ना वो रे के फॉर्म में बाहर निकलता है। और वो रे कैसा होता है, या तो अल्फा रे होता है, ये बीटा रे या गामा रे, है ना। यही गामा रे एक्सरे बन जाता है, एक्सरे जो आपका बॉडी का एक्सरे होता है ना, वो ये गामा रे होता है, इस तरीके से लिखा जाता है गामा रे। तो ये अल्फा बीटा गामा रे उस एटम के न्यूक्लियस से निकलता है जो अनस्टेबल होता है, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल। तुम देखो जरा कार्बन 12 एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन 6 14 है, ये जो है ना रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब इसके अंदर से रे निकलता रहता है। भाई रे क्यों निकलता रहता है, इसका मतलब इसका एटम्स क्या होता है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल है, तो टूट फूट। जरा एक बात बताओ, किसी के घर में अनस्टेबिलिटी रहती है ना, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनका शोर बाहर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। कभी कभी तो घर से बर्तन भी बाहर आ जाता है, कभी कभी इससे खिड़की से तो पूरा आदमी बाहर आ जाता है, पीछे से अंदर से कोई उठा के फेंक दिया होता है, तो ऐसा कुछ।
तो जिसका अनस्टेबल होता है ना, वहाँ से उसमें से रे बाहर निकलता। और रे किस फॉर्म में बाहर निकलता? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, रेज के फॉर्म में निकलता। बाद में यही जो रे है ना, एक्सरे बन जाता। इसका बड़ा यूज़ है रेडियो एक्टिव का, याद है? एक कोबाल्ट, ये कैंसर वैंसर में कोबाल्ट 60, ये कैंसर वगैरह में जो डेड सेल होता है ना बॉडी का, इसको ख़त्म कर देता है ये रे। एक्सरे पूरे बॉडी से आर पार निकल जाता, खाली हड्डी रोक के रखता। गामा रे तो उससे भी ज़्यादा भयानक होता। कोबाल्ट, इसके अंदर से रे निकलता रहता है ना। और ये यूज़ होता है डायग्नोसिस में। कैंसर वैंसर, जब कैंसर का मतलब क्या होता है? सेल सड़ जाता है, बॉडी का कोई सेल जब सड़ जाता है ऑर्गन, इसको ये ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे यूज़ होता है। या मान लो धरती के अंदर कुछ है क्या, तेल वगैरह है क्या? अब मान लो 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर में तेल है, तो वहाँ पे तक खोद के तो नहीं देखा जाएगा ना, तो वहाँ से रे फेंका जाता है, सबसे खतरनाक रे, है ना। रे वहाँ से पता चल जाता है कि रे के पैटर्न से पता चल जाता है कि धरती के अंदर क्या है ना। कोई खजाना गड़ा हुआ है तो रे, एक्सरे सबसे खतरनाक है गामा रे, ये हर किसी को पार कर जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी होता है ऐसा एटम जिसके अंदर से रे निकलता है, अनस्टेबिलिटी की वजह से उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और क्या था भाई, क्या था? नोबल गैसेस। एक होता है नोबेल गैसेस, जैसे देखो हीलियम, नोबेल गैसेस है ना, नोबेल या इनर्ट गैसेस। हीलियम, इसका 2 होता है, इसके पास एक ही सेल होता है, के सेल, और के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये क्या? ये फुलफिल है ना। ये स्टेबल है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इनर्ट है। इनर्ट का मतलब दुनिया से दूर, रिएक्शन करेगा नहीं, ये पागल नहीं है, इसका फुलफिल है, ये खुद से भाई। अब इसके बाद आते हैं नियन, नियन का होता है टैन, इसका के सेल, इसका एल सेल। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10। इसका दोनों सेल फुलफिल है, अनस्टेबल है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये किसी से रिएक्ट करेगा नहीं, ये सोडियम वगैरह की तरह पागल नहीं है, ये अनस्टेबल, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या कहोगे? इनर्ट गैस। उसी तरीके से आता आर्गन का होता है 18, इसके सेल को भरो तो पहला के होता है, एल होता है, एम होता है, फिर एन होता है, फिर ओ होता है, ऐसे। के सेल में कितनी जगह होती है? 2, फिर 8, 8 2 10, 8 18, 3 सेल, हर एक सेल फुलफिल है। तो इसको कोई लेना देना नहीं है, केमिकली इनर्ट है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको बस। तो ऐसे को क्या बोलते हो? नोबेल गैस कहते हो, इनर्ट गैस। किसको कहते हो? जिसका हर एक सेल फुलफिल होता है, उसको आप क्या बोलते हो? नोबेल गैस है। जिसका कोई भी सेल खाली नहीं होता, सारे सेल। सबसे छोटा हीलियम है, हीलियम में एक ही सेल होता है, और उसमें के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसके 2 हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, के सेल, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, इसीलिए हाइड्रोजन रिएक्ट करता इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन हीलियम के पास एक सेल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनर्ट है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, और फिर लाइव आके कुछ बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए।